जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। हमारी पूरी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, जिसमें से कि हमने एनसीईआरटी की आपकी बता दें कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें से ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आज से हमारी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हैं। तो हमने पॉलिटी क्लास 6 की कंप्लीट कर दी, जाके आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पॉलिटी के बारे में। क्लास 7 की पॉलिटी पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर 8 9 10 11 12 तक की आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर और किसी और सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज हमारे चैप्टर का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है आपके क्या है? इक्वलिटी। इक्वलिटी होती क्या है? सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्वलिटी होती क्या है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समानता। जैसे कि कोई अधिकार होता है, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा होगा कि जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 में पढ़ते होंगे, तो उसके बारे में जैसे इक्वल चीज होती है ना, इक्वल, इक्वल यानी समान, उसी तरह होता है आपका इक्वलिटी। इक्वल से ही आपका क्या बना है? इक्वलिटी बनी। ठीक, सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पास ये जो इंसान बने छोटे लाल भैया जी, ये हैं किसान। मंजीत कौर शिक्षिका हैं। तेज सिंह भी आपके व्यापारी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ गिरीश राव जो है यहाँ के आपके छात्र हैं। ये पूरा डिटेल में ये इसलिए बताया गया है कि आपको ये बता दें कि इनकी समान, ये बोर्ड जब देंगे तो बिल्कुल एक समान रहेगा इनका। ठीक है, इसीलिए इनको बताया गया है, इनको कैसे समानता दिया गया है। फिर कांता देवी घरेलू कामगार हैं और सुजाता कुमारी आपके घरेलू कामगार, ये भी सब एक समान। जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं कहानी का। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने के बारे में बारी का इंतजार कर रही थी। इतनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े। ये कहती हैं कि जैसे कि क्या होता है कि जब हम वोट डालते हैं तो सबका एक समान वोट पड़ता है। एक इंसान एक वोट और एक राइट्स। ठीक है, तो जैसे कि उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे चाहे आपके किसान साहब वोट डाले, चाहे शिक्षिका डाले, चाहे कोई व्यापारी बहुत बड़ा डाले, तो उनका गिनती सिर्फ एक ही होगी, एक ही मान्यता होगी, ना किसी की ज्यादा होगी ना किसी की कम होगी। चल कांता, अब तेरी बारी है। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन का वादा किया है। चलिए, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब्दुल रहमान कारीगर हैं, शबनम मारूफ गृहिणी हैं, ये सब वोट डालने के लिए सबका अधिकार क्या है? एक है। सब लाइन में ही लगा के जाएंगे और सब वोट डालेंगे। फिर कुछ देर बाद में आना कांता जी नमस्ते। गुड़िया बुखार में पड़ी है, उससे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। ले या पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे। और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपना अस्पताल चलेंगे। ठीक है, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती नहीं। ये नॉर्मल आपको कहानी के रूप में बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे इक्वलिटीज होती हैं, तो उन्हें को अच्छे से साफ करना। ये जो वहाँ की कांता थी, गई थी साफ सफाई करने। फिर कांता, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? जी मैडम, नहीं बनाओ। उस शाम को बस जरा की देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ये पूरी समानता का मतलब क्या होती है, समानता, ये सब पूरा डिटेल में बताया गया। सबसे पहले देखेंगे मताधिकार की समानता जो आपकी होती है। ये क्या होती है कि जो इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इक्वल राइट टू वोट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्लासेस है पूरी की पूरी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जो मेन चीज होंगी आपकी उसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, इक्वल राइट टू वोट के बारे में देखेंगे। कोनों कोनों को अच्छे से साफ करना, यहाँ से हो गया। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचान लेती है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मतलब जैसे कि आपको ये बताते, जो अपना भारत, यहाँ पास हर जाति धर्म के सब लोगों को क्या है? वोट देने का अधिकार है।
चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या फिर अमीर। ठीक, इसे जैसे कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके होंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें से कि आपने पढ़ा होगा कि कैसे कि हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में आपको पिछले ही अध्याय में पढ़ा होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, कहा जाता है यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट का अधिकार है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर में के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसने वह सुबह लगी हुई देखी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार के समानता के बारे में शंका करने की कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं अन्य प्रकार की असामान्यता जो हमारी क्या होती है, अदर टाइप की क्या होती है आपकी इनक्वालिटीज जो है, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो ये जो अदर काइंड ऑफ समानता है इसके बारे में देखते हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र से में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। ठीक है, जिनके कारण क्या होता है, आप दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति सामान्यता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जैसे आपने देखा होगा कि जो जातिगत व्यवस्था आपके यहाँ पास होती है उसमें से एक है आपकी कौन सी जातिगत व्यवस्था, जिसमें कास्ट के आधार पर हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे देश में, कैसे होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जातिगत व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। फिर क्या होता है और भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों पर प्रकाश डालती है। भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि इनक्वालिटी इज द कास्ट सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है, कास्ट सिस्टम कहा जाता है। जातिगत व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उस वर्ड इंग्लिश में मैं आपको लिख दूंगा जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज समझ में आ जाए। जातिगत व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात पर विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति की कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण से कर रहा है, छत्री छत्री से कर रहा है। ठीक है, आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े। दलितों के बारे में आप पहले से ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके होंगे। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। जैसे गांव में देखते हैं दलित लोग आते हैं किसी बड़े को घर में
तो फिर जब आते हैं तो उनको अलग से गिलास, अलग से पानी दिया जाता है, उसके अलग से खाना दिया जाता है, वो भी प्लास्टिक के उसमें। फिर वो जहाँ बैठते हैं वो उन ग्लास को उनको धोना पड़ता है ना। बहुत सारी अभी भी हमारे देश में नीतियां चल रही हैं जिससे जातिगत आधार पर हम भेदभाव करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से लेकर 2013 तक एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। इसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगती थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरे दिन में मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मच्छरों और लकड़ों की लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहस पूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, और इतना 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 याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहुत बहाने बनाने लगी कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते क्योंकि वह बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस में से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्होंने एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार। मतलब इसमें यह बताया गया कि जैसे वो मुसलमान थे तो इनको मुसलमान होने के कारण नहीं दिया जा रहा, ना कि आपके नॉन वेज होने के कारण। इसी तरह हमारे देश में बहुत सारी कूटनीतियां चल रही है जहां पास इंसान ऊंच नीच जात पात ये देखता रहता है। लेकिन रियलिटी में देखी जाए तो दो ही जात है, गरीबी अमीरी, लेकिन सबसे बड़ी जात है आपकी इंसानियत की जात। अगर आपके पास इंसानियत है तो आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। इंसानियत नहीं है तो आप भले ही जितने पैसे वाले हो जाएं किसी काम के नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपकी कहानी देखी। अब देखते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। ठीक, जो आपकी मानवीय गणना है उसका मूल्य क्या है। रिकॉग्निजिंग डिग्निटी इसे ही कहा जाता है। तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जात, लिंग या धर्म से हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या माध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोग के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा यानी डिग्निटी
ये डायरेक्ट वर्ड आपसे पूछता है। गरिमा, गरिमा का इंग्लिश वर्ड क्या है आपका? डिग्निटी। याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड डायरेक्ट पूछा जाता है, डिग्निटी मीन्स होता क्या। ठीक है, डिग्निटी मीन्स गरिमा को ठेस पहुंचती। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके असम्मान आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के अधिकार थे जो भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब देखेंगे मैन, यहाँ से आपका शुरू होता है चैप्टर 7 की भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सब व्यक्तिगत को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के समान सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं सब, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानों और बाजार सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको बता दिए जो आपका इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, हमारे संविधान में आप देखेंगे जब ये आर्टिकल 14 से लेके एक होता है फंडामेंटल राइट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास टोटल आर्टिकल्स हैं जो पुराने, जब हमारा संविधान बना था 395, जिसमें से आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक, क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट, जिसमें से कि आपको हम बताते सबसे पहला है इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपके 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल माना जाता है। इसमें से 4 अधिकार है। ठीक है, तो देश में ये दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जैसे प्रथम कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, जैसे हर व्यक्ति को सम्मान किया गया। दूसरा, ये हमारा बताता है कि हम किसी भी जाति, धर्म या उसके जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के कारण भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा कहता है कि व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल के मैदान है, होटल है। और चौथा कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अधिकार, इनटचेबिलिटी से हम दूर रहते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए
समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे कानून अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन, यानी जो आपके देखे होंगे कि आपने मिडिल भोजन, आपने वो मिड डे भोजन आपने खाया होगा। मिड डे मील स्कीम जो हमारे देश की सरकार ने चलाया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई है और 2001 में उच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मिडवे मील यानी मिड डे मील या फिर मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चे को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है। मिड डे मील यानी भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता दी है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यद्यपि शासकीय इस कार्यक्रम अवसरों के साथ साथ अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों में बहुत अलग है। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी समानता स्थितियों को ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति के और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी। ठीक, इस तरह से आपको ये सब पता होना चाहिए। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिनमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं अपने ये हैं आपके भीमराव अंबेडकर साहब, जो पहले लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने संविधान लिखा है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति निर्णय है। यह आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है,
हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के जीवन में, किसी साहसी व्यक्ति के जो आपका जीवन होता है, जीवन आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के लिए अधिक अशोभनीय कुछ नहीं हो सकता। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, जैसे कि शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में अफ्रीका अमेरिकन लोगों जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। यह जब भी कोई बुरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। जैसे ये देख सकते हैं आप, रोजा पार्क्स 2005 में एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ये पूरी उनकी कहानी बताई गई। देखिए ये है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये डायरेक्ट लिखा गया। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या क्या बोलता है पूर्णता या भागता, राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाट, सड़कों, सार्वजनिक संगमों के स्थान का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्णयों या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। फिर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी आपका क्या कहता है? लोकतंत्र की चुनौती से क्या कहते हैं? चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, लोकतंत्र की चुनौती क्या कहते हैं? किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं किया जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता के और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार करते हैं। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हमने चैप्टर 1 देखा। इसके साथ साथ हम पूरी आपकी कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की। क्लास 6 से लेके 12th क्लास की पॉलिटी आपकी कंप्लीट होगी इसी चैनल में। क्लास 6 से लेके 12th तक की आपकी ज्योग्राफी, जिसकी वीडियोज आपकी डली है, जाके आप देख सकते हैं। क्लास 6 से लेके 12th तक की आपकी हिस्ट्री, फिर आपकी क्लास 6 to 12th तक की आपकी क्या रहेगी? इकोनॉमी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे।